Hello everyone, CA Rupal Jain is back for making international taxation easy for you. So first of all, I want to know you, how are you all? I am fine now. पहले पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो इसलिए मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी. बट अभी टाइम आ गया, अभी एकदम पीक पॉइंट है आप लोगों से बात करने का. और एकदम सही टाइम है आपको पहले तो ये समझाने का कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर को कैसे हैंडल करना है, और बाकी सारी चीज़ें कि 1.5 दिन कैसे हैंडल करोगे, आपको कितना रिवाइज करना चाहिए, और किस पॉइंट पे आके आपको लगा कि नाउ वी आर डन फॉर इंटरनेशनल टैक्सेशन, आपने बहुत अच्छे प्रिपरेशन किए, बस अब आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है. सी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस इज़ द फाइनल थिंग, प्रिपरेशन इज़ द फर्स्ट थिंग जो आप लोगों ने कर ली है ऑलमोस्ट. अभी थोड़ी सी जो 1.5 दिन में आपको करनी, थोड़ी मतलब वही मेन है एक्चुअल में तो, बट हाँ अभी जो आपको करनी है और प्लस आप मेन उसके बाद क्या करोगे, डायरेक्ट परफॉर्म करने वाले हो. तो चलो मेन स्टार्ट करते हैं कि अपन लोगों ने वीडियो क्यों बनाया है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस दैट यू हैव कम सो फार. आप लोगों ने जो सारी CA फाइनल की जर्नी है जिसमें एंजाइटी होती है, इतनी ज़्यादा टेंशन होता है, एक तो प्रेशर होता है सबका, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होता है, खुद की एक्सपेक्टेशन, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, वो सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं ओवरकम करके आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो, यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसी रेस से पीछे हो जाते हैं, तो आपने ऑलरेडी उन लोगों को पीछे कर दिया और यहाँ खड़े हो चुके हो. नेक्स्ट थिंग, आपने पढ़ाई की है. बाकी लोग ये सब चीज़ों के बीच में टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो आप लोगों ने एक्चुअली में अच्छे से पढ़ाई की है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस. ठीक है, नाउ वन थिंग आई वॉन्ट टू से यू राइट नाउ इज प्लीज़ डोंट पैनिक. प्लीज़ 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 डोंट पैनिक. ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों को मैं भी देख रही हूँ कि एक क्वेश्चन कुछ अचानक से नया दिख जाता है जो उनको नहीं पता होता है, और उनको लगता है कि नहीं वो लोगों के हाथों से पूरा पेपर चला गया है. 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप 98-97 मार्क्स जो बचे हुए उनसे खिलवाड़ कर रहे हो. ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे तो ये मत करिए कि कभी कोई पॉइंट कुछ नहीं आता तो पहले चिल करिए. ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आपको सारी चीज़ें आती है, और एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम के 1-2 घंटे, एटलीस्ट ओपन बुक पेपर है तो ऐसे भी आप सारे नोट्स लेके जा रहे हो, तो मैं तो बोलती हूँ 1.5 घंटा मतलब 2 घंटा आसपास. जैसे 2 बजे पेपर है तो आप 12 या तो तकरीबन 12:30 तक पढ़ाई छोड़ सकते हो, आपकी चॉइस है. आप 1 बजे तक छोड़ सकते हो, 1 बजे के बाद तो प्लीज़ पढ़ना ही नहीं है, मतलब पढ़ना नहीं मतलब पढ़ना नहीं है, क्योंकि बुक साथ में लेके जा रहे हो यार, उससे ज़्यादा और बढ़िया क्या हो सकता है. अभी जो आप पढ़ोगे ऐसे भी कोई काम नहीं आने वाला है. ठीक है, वो अल्टीमेटली आपको सिर्फ टेंशन देगा और प्रेशर देगा. तो एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले भी आप पढ़ाई छोड़ दोगे चलेगा, क्योंकि ओपन बुक पेपर है. ठीक है, तो इसमें इस चीज़ को लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये याद है कि वो याद नहीं है, ऐसा ये सब टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है प्लीज़ डोंट पैनिक नाउ एंड ड्यूरिंग एग्जाम्स. कभी भी आपको पैनिक नहीं करना है. ठीक है, इस चीज़ को आपने ओवरकम कर लिया. उसके बाद जैसे आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में आया है, आपके पास 15 मिनट है रीडिंग टाइम का, तो 15 मिनट के रीडिंग टाइम में आपको क्या करना है, आपको पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ने, क्योंकि आप क्या करोगे, केस स्टडी सेलेक्ट करोगे. आपको ऐसा लगता है कि आप MCQ पढ़ लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना कहीं आपका माइंड थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट होगा. स्टार्टिंग में आप थोड़े टेंशन में आओगे, स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी जो है वो लूज़ हो जाएगी. ठीक है, और थोड़ा कहीं ना कहीं आप जो है, अगर आपने क्या बोलते हैं MCQ और बाकी चीज़ें पढ़ ली, तो आप सॉल्व करने की तरफ जाओगे कि मैं पढ़ लेती हूँ ताकि मैं बाकी का टाइम सेव कर लूँगी. तो स्टार्टिंग में अगर आपने कुछ ऐसा चीज़ पढ़ ली जिस पे आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो गया अचानक से, क्या पता आपको आता हो वो चीज़, मतलब प्राइमरी एडजस्टमेंट ही था MCQ का या सेकेंडरी एडजस्टमेंट ही था, आपको आता था, बट आपने क्या कर लिया, एक बार माइंड एग्जॉस्ट कर लिया. ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि सबसे पहले आप ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ो. ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ के आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि क्या कोई क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम डिट्टो पास्ट एग्जाम पेपर से आया है क्या. ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो आएगा, जैसे कि बेटा कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो एक आपका रिपीट होगा टाई ब्रेकर रूल. सी, और ना मैं जो टॉपिक बता रही हूँ ना उस पर ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी नहीं आता. टाई ब्रेकर रूल जो जैसे पहले आया था हमेशा उसी पैटर्न में आएगा, उसके अलावा कुछ और पैटर्न में कभी भी नहीं आ सकता है. ठीक है, तो आपको जैसे ऐसे कोई टॉपिक मिल गया जैसे कि टाई ब्रेकर रूल, DTAA, मैंने इन क्वेश्चंस में कभी इनोवेशन नहीं देखा है. ठीक है, ये जो पुराने पैटर्न जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है. तो टाई ब्रेकर रूल हो गया, DTAA के क्वेश्चन हो गए, और एक आपका हो जाता है कि
कई बार जो कप मेथड के अगर सिंपल क्वेश्चंस आ गए, जैसे हमेशा आए हुए हैं, रॉयल्टी हो गया आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वाले अगर कोई क्वेश्चंस आ गए हैं तो, और अगर मान लो कि प्राइमरी एडजस्टमेंट या 94A APA रोल बैक, ये सब चीज़ों में ज़्यादा ऐसे क्या बोलते हैं वो चीज़ें नहीं रहती, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडल टैक्स कन्वेंशन में P है कि नहीं है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल, ये सब चीज़ों पे ना नॉर्मल मैक्सिमम चांसेस है कि सेम क्वेश्चन ही आएंगे। सेम क्वेश्चन आप ढूंढोगे कैसे, तो आपके पास जो केस स्टडी क्वेश्चन का इंडेक्स है, जिसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज इंडेक्स दिया है, ठीक है। एक बार मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देती हूँ कि वो कौन सा इंडेक्स है। मैं इंडेक्स की बात कर रही हूँ, ये वाले इंडेक्स की, ठीक है, जहाँ पे आपको जैसे मान लो अगर कप मेथड है तो कप मेथड के आज तक कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। सी अगर सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9-6, मतलब केस स्टडी नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कप मेथड का, जिसमें एक ही एडजस्टमेंट है, वारंटी एडजस्टमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप ये चीज़ भी देख के क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि आपके क्वेश्चन में आया रॉयल्टी का एडजस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एडजस्टमेंट, तो आप केस स्टडी नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 6 ओपन करो, डायरेक्टली आपको सामने में मान लो सेम एडजस्टमेंट सॉल्व करके दिया हुआ है, सिर्फ आपको नाम चेंज करना है, अमाउंट चेंज करना है, बाकी पूरे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रखा हुआ है। अब सी ये वाले इंडेक्स से एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आप ये पता कर सकते हो कि व्हाट आर दी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आएंगे यार एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, और जैसे कि ये कप मेथड बहुत ज़्यादा पूछता अक्सर। सी जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ना वो आपका केस स्टडी क्वेश्चन, और जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ना वो पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो वाले हैं, ठीक है। अब सी अगर मान लो कोई क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एसोसिएट एंटरप्राइज कप मेथड 94B मिला के कुछ नया से ही क्वेश्चन पूछ दे, अब आपको नॉर्मली 94B आता है, कप मेथड आता है, तो प्लीज़ उसको अभी मत सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं ना एकदम जो इजी सिंपल क्वेश्चन जो पहले देखे हुए और एकदम शॉर्ट है कि हाँ ये तो आता ही है, प्लीज़ उसी क्वेश्चन को उठाना पहली बार में। जो क्वेश्चन की बन जाएगा, क्वेश्चन पढ़ लूँगा बहुत अच्छा तो बन जाएगा, प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में मत उठाना। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कोई ऐसे क्वेश्चन जैसे डायरेक्टली मैप पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिफंड ऑफ TDS पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, MLI मल्टी लेवल अग्रीमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है या फिर जिसमें थोड़ा मोड़ा चेंज, जैसे DAA का सॉल्विंग पैटर्न एक ही होता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। टाई ब्रेकर रूल हो गया आपका, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया जिसमें आपको थ्योरी लिखनी है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछना जो एकदम ईजी, जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ के आता है कि आता ही है, ये एकदम आता है, करेक्ट आता है, अब एकदम श्योर हो उस आंसर के लिए, वही क्वेश्चन को आपसे सबसे फर्स्ट शॉर्ट में उठाना है। ये जो केस स्टडी इंडेक्स, ये जो आपको क्वेश्चन इंडेक्स है, ये आपको हेल्प करता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को ढूंढने में। जैसे ये 94B हो गया, प्राइमरी एडजस्टमेंट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो गया, ऐसे करके हर चैप्टर का APA हो गया, रोल बैक हो गया, तो ऐसे करके हम लोगों ने हर नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में कितनी बार कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पूछा है सी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो कैसे निकाला जाएगा, क्रू मेंबर का कैसे निकलता है, नॉन रेसिडेंट अगर है वो नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो प्रॉपर रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह लिखा हुआ है। अगर आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहा है, मिलता जुलता क्वेश्चन मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो उसी क्वेश्चन को आप ओपन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन ओपन करके आप लिख लो, मतलब जो पहले तो आपने प्रोविजन लिखा, प्रोविजन के बाद बेटा होता है प्रोविजन को क्वेश्चन से इंटरप्रेट करना, सेकंड पार्ट में आप वो लिखते हो, थर्ड पार्ट में आप कंक्लूजन लिखते हो। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, कंक्लूजन में अगर मान लो कभी अटक गए, मान लो सॉल्व करते करते हो सकता है कि पहला क्वेश्चन आप शॉर्ट थे, फिर बाद में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, अब नहीं समझ आ रहा है, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, ठीक है। बाद में जब टाइम मिलेगा आखिरी में 5-10 मिनट तब कर लेना, प्लीज़ अभी छोड़ दो, क्योंकि जो आपने प्रोविजन लिखे उसके नंबर मिलेंगे, इंटरप्रिटेशन के नंबर मिलेंगे, सारी चीज़ों के नंबर मिलेंगे। अभी अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, प्लीज़ अभी दिमाग को एग्जॉस्ट मत करो। अभी हम लोग का पहले टाइम पे हम लोग का फोकस क्या है, टाइम कम मार्क्स ज़्यादा, ठीक है। और हम लोग के पास सामने आंसर है, बस हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं कि जिस चीज़ का आंसर हमारे पास है और क्वेश्चन में सेम पूछा, बस उन दोनों को मैच करके हम आंसर लिख रहे हैं। तो पहले स्टेप में मैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी जिसमें मेरा दिमाग बहुत कम लगना है, सिर्फ देख के सामने से उतारना है, ठीक है। अब जब आप 15 मिनट्स में क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो एक चीज़ को ध्यान रखना कि कभी भी आपको जो केस स्टडी आप सेलेक्ट कर रहे हो, प्लीज़ सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ MCQ, ठीक है। अगर आपने MCQ क्या बोलते हैं 35 केस स्टडीज़ का किया है, प्लस हमने जो आपको एक्स्ट्रा केस स्टडीज़ दी हैं, पास्ट एग्जाम हो गई, और MTP की 3 केस स्टडीज़ अभी और ऐड की, जिन्होंने नहीं देखी होगी एक बार गूगल लिंक चेक कर लेना, ठीक है। तो अगर
ये जो अगर आप सॉल्व करके गए हो तो आपसे डेफिनेटली विद, अगर आपने कंसेप्चुअली सॉल्व किया तो आपसे एमसीक्यू बन जाएंगे। आपसे 80% ऑफ द एमसीक्यू आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो केस और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई केस एमसीक्यू में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइम तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, अभी के लिए स्किप कर दो, बाद में देख लेना कि क्या होगा करके। हर चीज़ में अटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन सी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो शॉर्ट है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में भी यही होता है, एमसीक्यू पहला एमसीक्यू सॉल्व करते बनता नहीं है, लीव इट, बाकी तो क्वेश्चन पेपर है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पता है जब आप पहली बार में मान लो आरसी फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस आएंगे, प्राइमरी एडजस्टमेंट सेकेंड एडजस्टमेंट आएगा, 94 भी आएगा, और टाई ब्रेकर रूल, ये सब चीज़ें जो है मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन डीटीडब्ल्यूए आएगा ही आएगा पेपर में। तो पता है ना कि जब हमको आता है और ये स्कोरिंग है और हमको पहले से पता है कि ये चीज़ पेपर में आने वाली है, तो हम क्यों बेवकूफ़ है दूसरे क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमको सीधा सीधा वही सॉल्व करना चाहिए ना अल्टीमेटली। तो हम इस बार हमको वही करना है कि हमको जो चीज़ आती है हमको पहले सॉल्व करनी है। डोंट रन बिहाइंड एमसीक्यू, स्टार्टिंग में पहले बोल रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है एमसीक्यू के पीछे भागने की। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए, जो जो आपको मालूम जो जो आते हैं उसको पहले एक बार मार्क कर लो, ठीक है। अब 15 मिनट्स में आपको ये तो मिलता नहीं है ना, सॉल्व करने के लिए नहीं मिलता है। मान लो आपने केस स्टडी सेलेक्ट कर लिया, आपको 4-5 क्वेश्चन मिल गए जो आपको लगता है कि मेरे को ईजिली पहले ये बन जाना चाहिए, तो अभी पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए, हो गया, अभी टाइम और बचा हुआ है, तो अब एमसीक्यू में जाओ। अब एमसीक्यू रीड करना चालू करो, अब आप सॉल्व करो और अब केस स्टडी सेलेक्ट करो। इससे क्या होगा कि ऐसी एक केस स्टडी जिसमें आपको 5 एमसीक्यू थे लेकिन आपने उसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के कारण बाहर कर दिया, तो उसमें आपका टाइम नहीं जाएगा। बाद में ऐसा होगा कि मान लो आपका कभी ऐसा हो सकता है कि जो केस स्टडीज आपने सेलेक्ट कर दी थी एमसीक्यू की वजह से आपको डिस्क्रिप्टिव का आंसर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है बच्चों के साथ कि आप केस स्टडी सेलेक्ट कर लेते हो, एमसीक्यू के बेसिस में आपका एमसीक्यू आ गया, फिर डिस्क्रिप्टिव ज़बरदस्ती लिखना पड़ता है, क्योंकि अब एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, इतना टाइम दे दिया, तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, प्लीज़ चूज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू। क्योंकि मैंने पास्ट एग्जाम पेपर्स क्वेश्चन देखे हैं, अगर आपने 35 केस स्टडीज़ की है कंसेप्चुअली कि आपको कंसेप्ट आता है तो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपके साथ है केस स्टडी क्रक्स। केस स्टडी क्रक्स में आपको केस स्टडी क्रक्स में आपको ईजिली आंसर मिल रहा है। आप ऑलरेडी क्या बोलते हैं एग्जाम के 2-3 एग्जाम के एक दिन पहले 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो केस स्टडी क्रक्स से, तो एमसीक्यू की टेंशन लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है। चिल गाइस, आपका 80 to 85% एमसीक्यू करेक्ट होगा और वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 10-15 एमसीक्यूज थोड़े क्या बोलते हैं इधर उधर से आ सकते हैं, ठीक है, और वो हर एग्जाम में आते हैं। प्लीज़ डोंट थिंक कि लाइक मैं 6 से लिया हूँ इसलिए मेरे साथ ये टफ हो रही है। आप सीए फाइनल में हो, ठीक है, सब चीज़ें आपको एकदम प्लेट में नहीं दी जाएगी। पहले इस चीज़ को दिमाग में रख लो कि अब कोई भी पेपर, क्या तुम लोग लॉ का पेपर देने जाते हो वो टफ नहीं आता, ऑडिट का पेपर देने जाते हो वो टफ नहीं आता, बाकी पेपर देने जाते हो वो टफ नहीं आता। तो सब चीज़ों का एक लेवल होता है, ठीक है। तो आज आपको पता है 70-80% पेपर आपके हाथ में है, लाइक यू कैन डू इट, और उससे ज़्यादा ही हाथ में रहेगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अब आगे पहले अपन लोगों ने ये कर लिया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए शॉर्ट वाले, पहले वो लिखेंगे, उसके बाद लिख लिया, उसके बाद अपन एमसीक्यू में कूद गए। एमसीक्यू में भी जितने जितने एमसीक्यू थे वो पूरे बना लिए, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए एमसीक्यूज़ हैं उसमें थोड़ा टाइम दे दो कि देख लो कि बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो उसको स्किप करो। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है जो थोड़े नए हैं, आपने पहले कभी नहीं देखे लेकिन आता है, जैसे कि 94B का क्वेश्चन है लेकिन पहले देखा जैसा क्वेश्चन नहीं, कुछ नए टाइप का पूछ दिया। प्राइमरी एडजस्टमेंट सेकेंडरी एडजस्टमेंट है लेकिन कुछ नए टाइप का है। सी मेरे को नहीं लगता कि प्राइमरी एडजस्टमेंट या सेकेंडरी एडजस्टमेंट में कुछ नया तड़का लगेगा, वो वैसे ही आता है। 94B में भी थोड़ा लग सकता है, नहीं लग सकता, या आपके इंटरप्रेट करने के तरीके पे भी डिपेंड करता है कि लग सकता है कि नहीं लग सकता, ठीक है। तो ये वो वाली बात है, बाकी आपसे पेपर जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिख रहे हो, जो आपको शॉर्ट आता है, उससे सबसे अच्छा बेनिफिट क्या हुआ कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा, ठीक है, और स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपसे काफ़ी सारा पेपर सॉल्व हो गया। और जब इस लेवल पे आ जाते हैं ना, 1 घंटे बाद कि हम लोग सेटिस्फैक्शन वाले लेवल पे आते हैं ना, तो पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व होता है। ये चीज़ आपने पहले पेपर में भी मतलब फील की है कि अब स्टार्टिंग में आप जो क्वेश्चंस आ जाते हैं आप उनको कर लेते हो ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। और प्लस प्लीज़ हमेशा 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 एक सिमिलर क्वेश्चन को, जैसे कप मेथड आ गया, जो भी मेथड आ गया, तो केस स्टडी वाला आप ओपन कर लो, थ्रू आप केस स्टडी क्वेश्चन इंडेक्स से निकाल लोगे, सेम टॉपिक जैसा या उसका आंसर सामने रखो
और पहले डिसाइड कर लो कि पहले इतना प्रोविजन लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि चलो इतना माइलस्टोन अचीव हो गया, अचीव हो गया। तो एक क्वेश्चन की सेटिंग रहती है। तो एग्जाम में ऐसा होता है लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे, बस कुछ समझ नहीं आ रहा है करके। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो सोने पे सुहागा आ सकते हैं, जैसे कि आपका आ सकते हैं मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन के क्वेश्चन। ट्रस्ट मी, डिस्क्रिप्टिव में मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन के क्वेश्चन सोने पे सुहागा है, क्योंकि ज़्यादातर पी और बिजनेस प्रॉफिट, उससे ज़्यादा मैंने आज तक किसी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे। 2 ही टॉपिक से बैंक का क्वेश्चन पूछता है, एक पी से पूछ रहा। पी तो उनका फेवरेट टॉपिक है, मतलब पूरे मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन में मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पी टॉपिक से, चाहे आप एमसीक्यू उठा के देख लो, चाहे आप बाकी चीज़ें उठा के देख लो, सारी चीज़ों में आपको वही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद और कोई क्वेश्चन जब लोग को है? हाँ, ये चीज़ तो बता दूँ कि अगर एक बार आप अगर कहीं अटक जाते हो, प्लीज़ लीव दैट, फाइंड अदर क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट लिखना शुरू कर दो। इतना तो पता है तुम लोग को इतनी पढ़ाई के बाद कि जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्व करते करते ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। लीव दैट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का आपको पता है कि ये थ्योरी छापना है, मान लो इक्वलाइजेशन ले भी आके उसकी थ्योरी आ गई, ये तो पता है कि इतनी थ्योरी छापना है, ये छापना है, तो उसको स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हाँ, और अगर मान लो किसी एमसीक्यू में कन्फ्यूजन हो गया कि ए बी सी में कोई कौन सा क्वेश्चन आएगा अगर, तो ना क्या बोलते हैं उसको, कन्फ्यूजन वाले को पेपर में मार्क कर लो, ऐसे हल्के से डॉट से, पेंसिल से, कहीं से भी। पूरा एकदम टिक नहीं करना है ज़ोर ज़ोर से, लेकिन हल्का सा पेपर में आप डॉट लगा सकते हो जितना आपको नज़र आए, ठीक है। ताकि लास्ट में आपको, चलो 2 तो एलिमिनेट हो गए, अब 2 में से किसी एक में जय माता दी करोगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हो और एमसीक्यू पढ़ रहे हो, वो जो एमसीक्यू बड़े होते हैं ना, वो उनका सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होता है कि उसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए ना उसको आपको केस स्टडी रीड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ही लिखा होता है, ज़बरदस्ती केस स्टडी रेफरेंस नहीं रहता। तो इस पॉइंट से वो अच्छे होते हैं। लेकिन ना कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो जो कोई बड़ा एमसीक्यू है तो प्लीज़ जब आप रीड कर रहे हो, वैसे 4 पॉइंट लिखा है, उसके बाद ये पूछता है कि ए और बी करेक्ट है, बी और सी करेक्ट है, सी और, उसको थोड़ा ध्यान से रीड करना, इंटरप्रेट करना, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। प्लस क्या बोलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन में DTAA का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, जैसे रॉयल्टी का हो गया, FTS का हो गया, जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तभी ये चीज़ कर लेना कि क्या बोलते हैं जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, तो जैसे मान लो आप क्वेश्चन रीड करके पता लगा क्वेश्चन रॉयल्टी का, FTS का, और एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, तो पहले जाके सिर्फ रॉयल्टी का एक्सट्रैक्ट पढ़ लेना, सिर्फ FTS का, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड जो स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट है उनको एक बार रीड कर लेना, उसके बाद आंसर लिखना। क्योंकि बहुत बार जो होता है वो एक्सट्रैक्ट जो होता है, टैक्सेबिलिटी होगी नहीं होगी, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर। तो अगर एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, तो कोशिश करना कि आप उनको एक बार, जब क्वेश्चन वही वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो माई रॉयल्टी के ऊपर, तो रॉयल्टी वाला जब पॉइंट सॉल्व करो, रॉयल्टी वाला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या रॉयल्टी वाला एमसीक्यू सॉल्व करो, तब आप रीड करो तो ज़्यादा रेलिवेंट है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि पहले आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हो। अब मान लो कि ब्लैक मनी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, हाँ सी ब्लैक मनी एक्ट जो है वो एकदम प्लस है, क्योंकि उस पर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ही सिमिलर, मतलब बहुत ही फ्यू टॉपिक्स है। वो टैक्स मैनेजमेंट से पहले का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आते हैं, और बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ब्लैक मनी एक्ट जो है उसको ज़रूर अच्छे से करके जाना, और नहीं भी क्यों तो आंसर तो है, देख के बस छापना है, नाम चेंज करना है, अमाउंट चेंज करना है, बट स्टिल आप पहले से पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ब्लैक मनी एक्ट वगैरह जैसी चीज़ों में ना आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखना, सपोज अब ब्लैक मनी एक्ट का क्वेश्चन है, अमाउंट आ गया, तो मान लो ब्लैक मनी एक्ट में जो पर्सन का नाम है वैलिश, ठीक है। तो जब केस स्टडी ओपन करोगे तो मोस्ट ऑफ द केस स्टडी में नाम, टॉपिक के ऊपर नाम लिखा था कि कौन से बंदे की केस स्टडी है, ठीक है। तो जो वैलिश वाला टॉपिक है वही पढ़ना, ऐसा नहीं है कि पूरी केस स्टडी उठा के स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि वैलिश कहाँ लिखा है। हर जगह नाम लिखा होता है, पेज पलटोगे तो समझ आ जाएगा कि वैलिश के जो टॉपिक्स पॉइंट है वो कहाँ लिखे रहते हैं। अब जैसे ही केस पेजेस घुमाना स्टार्ट करोगे वो समझ आ जाता है ऊपर से एक रीडिंग से कि वैलिश वाला टॉपिक जो है कौन सा। प्लीज़ जो रिस्पेक्टिव पोर्शन है उसको पढ़ो और उसका क्वेश्चन सॉल्व करो। पूरी केस स्टडीज़ पढ़ के अपन क्या करते हैं, अपने आप को एग्जॉस्ट करते हैं। तो इस ये वाली जो प्रैक्टिस है उससे बचो, स्टार्टिंग में ही पेपर उठा के एकदम केस स्टडी पढ़ने मत लग जाओ।
स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मान लो अगर ब्लैक मनी एक्ट पूछा है, ब्लैक मनी एक्ट में लिखा हुआ है मिस्टर वैलिश का बैंक अकाउंट है, तो गो टू दी केस स्टडी, वैलिश का पॉइंट ढूंढो, सिर्फ वैलिश का पॉइंट ट्रीट करो जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो तब, ठीक है। जबरदस्ती पहले से ही केस स्टडी पढ़ के अपने आप को एग्जॉस्ट मत करो, पहली चीज़ को ध्यान रख लो, ठीक है। अब ये हो गया है आपका, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है।